नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि हमारा एक पहला वीडियो कोशिका के बारे में प्रस्तुत किया गया, उसी का आज हम दूसरा भाग बताएंगे। ये जो दूसरा भाग है कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आज बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। जो कोशिका की संरचना है, तो कोशिका की संरचना को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट देते हैं। कोशिका की संरचना को कोशिका की संरचना इसके जो 3 प्रमुख भाग हैं, पहला है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरा जो भाग है जीव द्रव्य, और जो तीसरा प्रमुख भाग है रसधानियां, रसधानियां या रिक्तिकाएं बोलते हैं। यहां से हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमारी पादप कोशिका होती है। पादप कोशिका की जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की प्राथमिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। इसकी जो दूसरी कोशिका भित्ति होती है, यहीं पर फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि पादप कोशिका की दूसरी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप कोशिका की जो दूसरी कोशिका भित्ति होती है यह पेक्टिन तथा लिग्निन नामक पदार्थ की बनी होती है। दूसरी कोशिका भित्ति पेक्टिन तथा लिग्निन नामक पदार्थ की बनी होती है। इसकी जो तीसरी कोशिका भित्ति होती है, तीसरी कोशिका भित्ति जो हमारी तीसरी कोशिका भित्ति होती है, तीसरी कोशिका भित्ति जाइलम की बनी होती है, जाइलम की बनी होती है। तो यहाँ से हमारा लगातार क्वेश्चन बन जाता है कि जो पादप की प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। जो पहली लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जो दूसरी लेयर होती है वो पेक्टिन तथा लिग्निन नामक पदार्थ की बनी होती है। और जो तीसरी लेयर होती है वो जाइलम की बनी होती है। यहीं पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्वेश्चन बन जाता है जो हमारे कवक होते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंस होता है, नोट बन के आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। अब हम अगला पार्ट यहाँ पर देखते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जो हमारा जीव द्रव्य होता है यह एक जीवन का भौतिक आधार तत्व होता है। हम कह सकते हैं यदि किसी प्राणी में या किसी पौधे में यदि जीवन है तो उसमें जीव द्रव्य जरूर पाया जाता है। यदि जिस प्राणी या पौधे में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पौधे या प्राणी में जीवन नहीं है। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को या जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला माना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है किस द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला कहा जाता है। तो यहाँ पर जीवन की भौतिक आधारशिला, भौतिक आधारशिला
शिला माना जाता है। यदि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है, यह सजीवों का प्रमुख लक्षण में हमें ऑप्शन में जीवद्रव्य मिल जाता है, तो हम सबसे पहले यही ऑप्शन को सही करेंगे क्योंकि सजीवों का यह प्रमुख लक्षण पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रसधानियां या रिक्तिकाओं के बारे में बात करते हैं। जब बात आती है रसधानियां और रिक्तिकाओं के बारे में, तो यह एक हम देखते हैं कि हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर गोल चिपटाकार आकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं के बाहर एक पतला आवरण होता है, इस आवरण को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसधानियों के बाहर जो पतला आवरण पाया जाता है, इस आवरण को क्या कहते हैं, तो जो आवरण मिलता है इस आवरण को टोनोप्लास्ट का नाम दिया गया है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यहां से तो हमने देखा कि यहाँ पर महत्वपूर्ण संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं वो कोशिका में उपापचय क्रिया के दौरान सक्रिय कोशिकांगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोशिका में उपापचय की क्रिया के दौरान सक्रिय कोशिकांगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है कोशिका में उपापचय क्रिया के दौरान सक्रिय प्रमुख कोशिकांग, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो हम सबसे पहला हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका का एक प्रमुख पार्ट है या प्रमुख अंग है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में हम बात करते हैं, तो खोज के बारे में इनमें 3 वैज्ञानिकों का मत सम्मिलित है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में बात आती है कि इनकी खोज किसने की। जब हम खोज की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सन 1880 ईस्वी में कोलिकर नाम के वैज्ञानिक, सन 1880 ईस्वी में कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। इन्होंने देखा कि कोशिका के अंदर एक टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं पाई जाती हैं। उस संरचना को देखा और उसको अध्ययन किया। तो इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की। यहाँ पर जो दूसरा इससे क्वेश्चन बन जाता है, दूसरे वैज्ञानिक का क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर अगला क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित हमारे दूसरे वैज्ञानिक सन 1890 ईस्वी में आल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया या अध्ययन किया, जिसके पश्चात इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी गई है या किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट कहा जाता है। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही बायोप्लास्ट कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि बायोप्लास्ट की संज्ञा दी किसने। जब बात आती है बायोप्लास्ट की संज्ञा किसने दी, तो हमारे वैज्ञानिक का नाम आ जाता है आल्टमैन। जो आल्टमैन नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बायोप्लास्ट की संज्ञा दी। आगे जब हम बात कर रहे थे कि अगले और एक वैज्ञानिक सम्मिलित है, वो कौन से वैज्ञानिक हैं, जो हमारे तीसरे वैज्ञानिक हैं, वो है सन 1897 ईस्वी में इस संरचना का नामकरण किया। सन 1897 ईस्वी में नामकरण, जो इस संरचना का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम था सी बेंडा। इस प्रकार हमने देखा कि 3 वैज्ञानिक हैं। सी बेंडा ने बताया कि जो हम पादप कोशिका के अंदर एक टेढ़ी मेढ़ी संरचना पाते हैं, उस संरचना का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। इस प्रकार हमारे तीनों वैज्ञानिकों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से अत्यधिक कंफ्यूजन तैयार हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, इसका वर्णन किसने किया, इसका नाम बायोप्लास्ट किसने दिया या बायोप्लास्ट किसे कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब आगे बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो हम जब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को
हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को हम पावर हाउस कहते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन आंसर आ जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर ऊर्जा कैसे बनती है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी, जो अगला पॉइंट आ जाता है, एटीपी से एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो एटीपी का कभी कभी आपसे पूरा नाम पूछा जाता है, तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर जब क्वेश्चन बन जाता है जो ऑक्सीकरण के दौरान जो अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के दौरान कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? जब हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया की बात करते हैं, तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं, तो ये दोनों चरणों की हमारी अभिक्रिया इस पर संपन्न हो जाती है। तो इस अभिक्रिया के दौरान 36 + 2 कुल 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान कुल 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, तो कुल 38 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है गाल्गी काय। हम गाल्गी काय पर चर्चा करेंगे। गाल्गी काय क्या होती है, गाल्गी काय की खोज किसने की, तो हम बात करते हैं सबसे पहले गाल्गी काय। तो गाल्गी काय की खोज सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी नाम के वैज्ञानिक ने गाल्गी काय की खोज की। यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। गाल्गी काय को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाल्गी काय को हम लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम लाइपोकॉन्ड्रिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइपोकॉन्ड्रिया किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो लाइपोकॉन्ड्रिया है वो गाल्गी काय को कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो पौधों में गाल्गी काय पाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो जो पौधों में गाल्गी काय पाए जाते हैं इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है जो पौधों में जाना जाता है डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन बनकर तैयार हुए। सबसे पहले गाल्गी काय की खोज किसने की, तो गाल्गी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की। क्वेश्चन आता है कि गाल्गी काय का दूसरा नाम क्या है, या लाइपोकॉन्ड्रिया किसका नाम है, तो लाइपोकॉन्ड्रिया गाल्गी काय का नाम है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है गाल्गी काय को पौधों में किस नाम से जाना जाता है, तो गाल्गी काय को पौधों में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। अब बात आ जाती है कि ये किसमें पाया जाता है, तो जो गाल्गी काय है ये नील हरे शैवाल, जीवाणुओं और माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर शेष सभी पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में पाया जाता है। अगला जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है, गाल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो गाल्गी काय का जो प्रमुख कार्य है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को श्रावण करना तथा उनका परिवहन करना होता है। इसीलिए गाल्गी काय को एक अन्य प्रमुख नाम से जाना जाता है। तो गाल्गी काय का जो दूसरा अन्य प्रमुख नाम है इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक
पुलिस के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? गाल्गी का है। हम अब आगे बात करेंगे जो हमारा अगला कोशिकांग है राइबोसोम्स। जो हमारा अगला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है राइबोसोम्स। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज सन 1955 ईस्वी में पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने की। फिर क्वेश्चन आता है राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम्स जो हमारे आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब बात आती है राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं तो इनके प्रकार कितने होते हैं? तो राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 70S राइबोसोम, नंबर 2 80S राइबोसोम्स। यहाँ पर जो S 70S और 80 अंश है, यस है, ये इनका गुणांक है। जो 70S के राइबोसोम्स है ये हमारे नीलहरित शैवाल बैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। और जो हमारे 80S प्रकार के या 80S प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं ये हमारे पूर्ण विकसित जीवों तथा पूर्ण पौधों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है राइबोसोम्स करता क्या है? इतना प्रमुख कोशिकांग है तो इसका कार्य क्या है? तो राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य है अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करना होता है। इसका प्रमुख कार्य है अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करना। यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है? तो जो हमारा अगला क्वेश्चन बन के आ जाता है, किस कोशिकांग को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसी राइबोसोम्स को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो अगला कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। हमारा जो अगला प्रमुख कोशिकांग है लाइसोसोम्स। हम बात करेंगे लाइसोसोम्स। ये भी एक प्रमुख कोशिकांग है, बहुत बार पूछा जाता है। इसकी खोज सन 1974 ईस्वी में डी टुवे नाम के वैज्ञानिक ने किया। इसी वैज्ञानिक को खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बात आती है कि ये कहते कहाँ है? ये अधिकतर लाइसोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अधिकतर लाइसोसोम जंग कोशिकाओं में एंजाइम की अभिक्रिया करने वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये प्रमुख कोशिकाएं अग्नाशय में पाए जाते हैं, यकृत में पाए जाते हैं, गुर्दे में पाए जाते हैं तथा मस्तिष्क में भी ये पाए जाते हैं। ये जो कुछ कोश ऐसे होते हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? इनका प्रमुख कार्य होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन करना। जब ये कोशिकांग विभिन्न पदार्थों के पाचन करते हैं और पाचन करने में असमर्थ हो जाते हैं तो ये लाइसोसोम स्वयं फट जाते हैं और फटकर उस कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? तो हमारा वो कोशिकांग है लाइसोसोम। हम अब बात करेंगे अगले कोशिकांग के बारे में बात करेंगे जो हमारा प्रमुख कोशिकांग है लवक। लवक की खोज किसने की थी? एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लवक की खोज किसने की? तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है लवक की खोज हैकल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर को बात बन जाते हैं कि लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लवक के हम जब प्रकार पढ़ेंगे तो ये लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्णी लवक, नंबर 2 अवर्णी लवक, नंबर 3 हरित लवक। कभी कभी इनके नाम के बारे में भी पूछा जाता है। तो वर्णी लवक को हम किस नाम से जानते हैं? तो वर्णी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। वर्णी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट तथा हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण लवक है वो हरित लवक है।
हम बात करेंगे हरित लवक। तो हरित लवक के बारे में जब हम बात करेंगे तो हरित लवक की खोज किसने की, यहाँ पर सबसे पहले ये बात आ जाती है हरित लवक की खोज किसने की। तो हरित लवक की खोज शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने की। शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने हरित लवक की खोज की। अब यहाँ पर बात आती है हरित लवक का प्रमुख कार्य क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, ये किसके कारण होती हैं, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होती हैं। जो ये हरित लवक है पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, तो इनका प्रमुख कार्य होता है प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। जो हरित लवक का प्रमुख कार्य होता है प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से भोजन का निर्माण करना होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम पौधे का रसोई घर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को हम पौधे का रसोई घर या कोशिका का रसोई घर कहते हैं। रसोई घर, तो जो हमारा एक कोशिकांग है ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है या हरित लवक। हरित लवक को हम रसोई घर के नाम से जानते हैं। अब हमारी जो बात आती है जो हरित लवक होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यह 2 चरणों में संपन्न हो जाती है। नंबर 1 प्रकाशिक या प्रकाश की उपस्थिति में, ये 2 चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1 प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है इसको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं। जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है ये हमें कहाँ पर होती है, पौधे के ग्रहणाम्य भाग में संपन्न होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है किस भाग में होती है, ग्रहणा में संपन्न होती है। और दूसरी जो अभिक्रिया हमारी संपन्न होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, अनुपस्थिति में संपन्न होती है, जहां पर प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है जहां पर प्रकाश उपस्थित नहीं होता है ये रासायनिक अभिक्रिया किस भाग में संपन्न होती है, तो यह स्ट्रोमा में संपन्न हो जाती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब स्ट्रोमा के ऊपर एक सिक्के नुमा एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को भी पूछा जाता है कि स्ट्रोमा के ऊपर जो एक सिक्के को सदस्य संरचना दिखाई देती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रेनम के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुणसूत्र, जो हमारा अगला कोशिकांग है गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों के बारे में सबको पता है कि ये जो हमारे गुणसूत्र होते हैं आनुवंशिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करते हैं। तो हमारा जो है गुणसूत्र। अब यहाँ पर बात आ जाती है गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र की खोज किसने की। सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है गुणसूत्र की खोज किसने की। तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने की। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की। और गुणसूत्रों का प्रमुख कार्य क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। इसके बाद हम अगला कोशिकांग देखेंगे। अगला प्रमुख कोशिकांग है केंद्रक। अब कोई बात आती है केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब बात यहाँ पर आती है केंद्रक का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो केंद्रक की खोज की है किस पौधे में की। तो ये आर्किड नामक पौधे से की। आर्किड नामक पौधे में सबसे पहले केंद्रक की खोज की गई। अब केंद्रक का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो केंद्रक का प्रमुख कार्य
केंद्रक का प्रमुख कार्य होता है केंद्रिका को नियंत्रित करना होता है तथा उस पर अपना अधिकार बनाए रखना होता है। इसी के अंतर्गत एक हमें प्रमुख पाठ पढ़ते हैं केंद्रिका। क्वेश्चन होता है केंद्रिका, जो केंद्रिका होती है केंद्रक के अंदर पाई जाती है, यह पाया जाने वाला एक प्रमुख भाग होता है। अब बात आ जाती है केंद्रिका की खोज किसने की। जब खोज की बात आती है तो एक वैज्ञानिक थे, फुंटाना नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले केंद्रिका की खोज की। अब जो केंद्रिका की खोज की तो इसके बारे में पूछा जाता है केंद्रिका का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो केंद्रिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो कोशिका को आकार प्रदान करना होता है। केंद्रिका का प्रमुख कार्य कोशिका को आकार प्रदान करना होता है। कोशिका को आकार प्रदान करना होता है। ये हमारे कोशिकांग थे जो प्रमुख रूप से कोशिका में मेटाबॉलिक की क्रिया के दौरान कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो कोशिका चैप्टर था, कोशिका चैप्टर मुख्य रूप से समाप्त हुआ। यहाँ से जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न थे उनको बराबर हमने आपको बताया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा आपको हमारी लाइव क्लास पाने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको लगातार लाइव क्लास से प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।